हाय स्टूडेंट, रिन्यूएबल स्कॉलरशिप के बारे में जानने के लिए इस वीडियो में मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। तो महाडीबीटी का स्कॉलरशिप फॉर्म जो इस साल स्टूडेंट भर रहे हैं वो स्टूडेंट खास करके जो पिछले साल भर चुके हैं और इस साल फिर से भरने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को रिन्यूएबल स्टूडेंट कहा जाता है या ओल्ड स्टूडेंट। तो रिन्यूएबल ये वर्ड बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो स्टूडेंट पहली बार भरते हैं तो वो फ्रेश स्टूडेंट कहा जाएगा। तो फ्रेश स्टूडेंट के केस के लिए मेरे प्लेलिस्ट महाडीबीटी की स्कॉलरशिप की प्लेलिस्ट जो है इस वीडियो सीरीज़ में आप वो देख सकते हैं। रिन्यूएबल का मैं आपको इसमें पूरा डिटेल बताने वाला हूँ इस साल के हिसाब से। चलिए शुरू करते हैं। पहले आप गूगल में जाएंगे, महाडीबीटी टाइप करेंगे, महाडीबीटी पे क्लिक करने पर ये जो लिंक थी वो एक्टिवेट हो जाएगी और आपको ऐसा साइट खुल जाएगा। तो आपका एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। एप्लीकेंट लॉगिन पे आपको यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। अगर इन केस आपका यूज़र नेम या पासवर्ड भूल गए हैं तो इन यूज़र नेम और पासवर्ड को कैसे रिट्राइव करते हैं उसका वीडियो मैंने मेरे प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। जैसे आप लॉगिन कर लेते हो तो आपका प्रोफाइल खुल जाएगा और प्रोफाइल में आपके पिछले साल का डिटेल 100% बता रहा होगा। तो ये जो स्टेजेस थे, जो पिछले साल आपने ये पूरे 6 स्टेज आपने फॉर्म भरे थे, इसमें से हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है ये करंट कोर्स। इसको हमको चेंज करना है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पर्सनल डिटेल में आपका अगर आधार कार्ड में कोई चेंजेस हुआ है तो आप इस पर क्लिक करके उसको अपडेट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आधार कार्ड में समझो आपने एड्रेस चेंज किया है या फ़ोन नंबर चेंज किया है, आपका नाम में स्पेलिंग चेंज किए है, वो आधार डिटेल अपडेट हो जाएगी। और एक ये फॉर्म भरते वक्त आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हो तो उनमें से इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है डिक्लेरेशन फॉर्म, खास करके माइनॉरिटी डेवलपमेंट स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे क्लिक करना है, माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लेना है, स्कीम सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करने पर आपको एक ऐसा फॉर्म खुलेगा। याद रहे इस फॉर्म में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्कॉलरशिप स्कीम फॉर परसुइंग टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टडीज़ फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी, ठीक है। रीज़न मैं इसको आपको यही क्लिक करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो फॉर्म आप डाउनलोड करोगे इसी को फिल करना है और इसको सबमिट करना रहेगा लास्ट स्टेज पे, जो इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास रेडीली अवेलेबल हो, इसको ये वाले के लिए इधर पे अगर आप क्लिक करते हो तो ऐसा ही सिमिलर फॉर्म खुलेगा, मगर वो हायर एजुकेशन लिखा होगा, टेक्निकल नहीं होगा। वो 11-12 के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जो फॉर्म आप भरोगे सेम फॉर्म 10 रुपीज़ नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे होता है, तो ये 10 रुपीज़ का स्टैम्प आपको लगाना है। ये आपको नज़दीकी सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट या नोटरी करने वाले एडवोकेट के पास मिल जाएगा। वहाँ से ये स्टैम्प भी लगा होना चाहिए जिसमें डेट लिखी हो। तो यहाँ पे आपको आपके फादर या मदर का नाम लिखना है जो अर्निंग मेंबर है, और आपका नाम इधर इस साइड पे आएगा, नेम ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पे आपके कॉलेज का नाम आएगा। आपके फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, तो यहाँ 8 लाख रुपए से कम का फिगर आपको डालना है। जो फैक्ट और ट्रू फिगर है वही डालेंगे आप। और जो कम्युनिटी से भी आप बिलोंग करते हैं, मैंने एग्जांपल के तौर पे मुस्लिम लिया है माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के केस में, तो यहाँ मुस्लिम लेंगे, ठीक है। अगर इनकम सर्टिफिकेट अगर अटैच करना चाहते हैं तो पर्सनल में ही रहकर आपको यहाँ पे पर्सनल पे क्लिक करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो इनकम डिटेल में आपको फिर तहसीलदार का उत्मनाचा दाखला डालना होगा। ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है जो कि EBC, OBC, SC, ST, NT के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। माइनॉरिटी के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन इज़ इनफ, ठीक है। अगर आप OBC, EBC स्टूडेंट कैटेगरी में आते हो तो आपको इत्मीनान दाखला मैंडेटरी होता है। उसके बाद अगर एड्रेस इंफॉर्मेशन में आपको लगता है कि आपको चेंज करना है कुछ इन्फॉर्मेशन तो करिए, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। अदर इन्फॉर्मेशन के आपके फादर मदर का करंट ऑक्यूपेशन पूछेगा, वो भी अगर चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी हमारे पास जो रिन्यूअल के केस में वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो करंट कोर्स होता है। तो करंट कोर्स पे आते हैं हम। करंट कोर्स पे इसको क्लिक करना है, जो यहाँ पे जो ग्रीन कलर का टैब दिख रहा है, क्लिक करने पर आपको पिछले साल का प्री फिल्ड डेटा दिखाई देगा।
जैसे कि यहाँ 2019 लिखा है, पिछले साल आप मान लेते हैं कि आप पिछले साल फर्स्ट ईयर में थे, तो मैं एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट ईयर लेता हूँ। आपका डिस्ट्रिक्ट डाल लेना है कि आपके कॉलेज कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, आप ठाणा में रहते हो या अमरावती में है, जो भी डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज आता है वो, और जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो तालुका में आपका कॉलेज आता है वो तालुका सेलेक्ट करना है। आप डिप्लोमा कोर्स ले रहे हैं या डिग्री कोर्स ले रहे हैं तो वो कोर्सेज का नाम सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करने के बाद पुल डाउन मेनू में मिल जाएगा, डिप्लोमा वाले डिप्लोमा कोर्स लेंगे, डिग्री वाले डिग्री कोर्स लेंगे। इंजीनियरिंग है, फार्मेसी, आर्किटेक्चर है तो आप पर्टिकुलर यहाँ पे स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे और आपका कॉलेज का नाम बराबर डालिए, परफेक्ट कॉलेज का नाम डालना है, पूरा का पूरा कॉलेज का नाम डालना नहीं, एक्चुअली यहाँ पे क्लिक करोगे ना आपके कॉलेज के नाम आएंगे, तो आपके कॉलेज का नाम याद होना चाहिए। मैं ये बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसकी वजह ये है, फॉर एग्जांपल आपके एक नाम का कॉलेज है, फॉर एग्जांपल XYZ नाम का कॉलेज है और उसके अलग अलग ब्रांचेस है या अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, तो बच्चे गलती करते हैं और आपने अगर गलत स्ट्रीम का सिमिलर नाम वाला कोई दूसरा कॉलेज में आपका डाल दिया, फॉर्म उधर पे चला गया, तो आपका कॉलेज भी हेल्प नहीं कर पाएगा, वो कॉलेज भी आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। फिर आपका कोर्स सेलेक्ट करना है, कोर्स आपको याद रहे बराबर, आपका कोर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग में आपने डाले हो तो आप मैकेनिकल के वाले हो या कंप्यूटर है, सिविल है, तो आपको बराबर सेलेक्ट कर लेना है। तो ये पूरा तो पहले से ही रहता है रिन्यूअल के केस में। और यहाँ पे एडमिशन टाइप आपका इंपॉर्टेंट है, अगर आप कैप थ्रू एडमिशन लिए हो तो कैप लिखा हुआ दिखाई देगा, अगर आप इंस्टीट्यूट लेवल पे लिए हो तो इंस्टीट्यूट लेवल रहेगा। अभी जो मैं आपको बताऊंगा ना तो उसमें ये भी चीज़ें चेंज होगी, अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है तो, अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट है तो ये वाली चीज़ें को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आप अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो जब पिछले साल 2019 में आप फर्स्ट ईयर में थे तो आपके कॉलेज का नाम, ब्रांच का नाम, अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट है तो आपके केस में MSBT रहेगा, परसुइंग लिखा हुआ था और रिजल्ट NA था। तो आपका अभी तो आप सेकेंड ईयर में हो, एग्जाम्पल मैं सेकेंड ईयर का ले रहा हूँ, तो आप अभी एग्जाम सेकेंड ईयर में, तो आप अभी सेकेंड ईयर में परसुइंग हो। ठीक है, फर्स्ट ईयर में तो आप परसुइंग नहीं हो, तो इसके लिए आपको इसको डिलीट करना होगा। तो जैसे इसको क्लिक करोगे ये पूरा रो हट जाएगा और देखो आई यू वांट टू डिलीट इट, तो ओके बटन पे क्लिक करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा और देखो ये पूरा आपका डिलीट हो गया और जो वहाँ पे डेटा था वो गायब हो गया। पहले क्या था उधर पे ऐसा लिखा हुआ था ना, ये चला गया, तो ओके करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो आपने सपोज सेकेंड ईयर का डिटेल डिलीट करना है क्योंकि सेकेंड ईयर परसुइंग दिख रहा था, आपको थर्ड ईयर को परसुइंग करना है, तो आपके केस में नो डेटा तो नहीं आएगा, फर्स्ट ईयर का तो रहेगा, तो फर्स्ट ईयर को छेड़ना नहीं। ठीक है, अगर आप फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग वाले, ग्रेजुएशन वाले, तो आपको थर्ड ईयर को डिलीट करोगे तो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर को नहीं छेड़ना। ठीक है, जो भी है मतलब पिछले साल का डेटा को ही डिलीट करना है। हाँ, ये जो फर्स्ट ईयर वाला जो केस है उसमें थोड़ा सा अलग रहता है, इसलिए मैं फर्स्ट ईयर वाले को दिखा रहा हूँ ताकि आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जो सेकेंड ईयर के बच्चे खास करके उनके लिए, और DSY के स्टूडेंट जो थर्ड ईयर में है अभी उनके लिए, जो पिछले साल DSY से एडमिशन लिए उनके लिए क्या सिनेरियो रहेगा। देखिए, अभी आपको अज्यूम कर रहे हैं कि हमने, आप सेकेंड ईयर में थे, फर्स्ट ईयर का डिटेल मैंने डिलीट कर दिया, तो आपको ये पूरा इंफॉर्मेशन वापस से भरना रहता है। ठीक है, ये पूरा ब्लैंक हो जाता है। तो आपने पिछले साल 2019 में महाराष्ट्र के स्टेट में जो भी डिस्ट्रिक्ट के आप कॉलेज के पूना में थे या रायगढ़ में थे, ठाणा में थे, तो वो सेलेक्ट करना है, तालुका सेलेक्ट करना है, आपका डिप्लोमा डिग्री सेलेक्ट करना है, इंजीनियरिंग लेना है, कॉलेज का नाम बराबर से लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉलेज का नाम, क्योंकि कैसा होता है ना, आप फिजिकली जब आप फॉर्म भरते हो तो आप आपके कॉलेज में जाकर जमा करते हो, मगर यहाँ पे क्या होगा मालूम है, अगर आपने जो कॉलेज का नाम है आपने गलती से कोई दूसरा कॉलेज का नाम डाल दिया, वैसा होगा फिजिकली आपने किसी और कॉलेज को जाकर दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर कॉलेज का नाम होना ज़रूरी है। फिर कोर्स का नाम आप सेलेक्ट करिए, जो भी आप ब्रांच में एडमिशन लिए हो। अब यहाँ पे एडमिशन टाइप में आपने देखो, मैंने इसी वाले वीडियो में मैंने आपको पिछले इसमें बताया था कि उस बच्चे का एडमिशन शायद इंस्टीट्यूट लेवल था। अगर सपोज आपका कैप वाला केस है, कैप वाला केस है, तो जैसे आप ये क्लिक करोगे ना तो देखो एक ग्रीन बटन दिख रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो इधर आने वाला है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ग्रीन नहीं दिखाई देगा, मतलब कुछ नहीं आएगा आगे। मतलब बोलने का मकसद मैं बताता हूँ, देखो जैसे आपने कैप किया, तो ये जो कैप पे सेलेक्ट करते हो ना, तो क्या होता है, तो कैप फॉर्म अपलोड करने का ऑप्शन आता है इधर पे, इस साइड पे।
इसीलिए एरो आया। तो आपका सैम्पल कैप फॉर्म में बता रहा हूँ। तो आपने जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया डिप्लोमा के बाद या डिग्री 12th के बाद 10th स्टैंडर्ड के बाद डिप्लोमा में लिया या 12th के बाद डिग्री में एडमिशन लिया, उस सिनेरियो में आपका कॉलेज का नाम वहाँ मेंशन होना चाहिए जो करंट कॉलेज में आप है, ठीक है, जो ब्रांच में है, और फ्रीज और कंफर्म लिखा होना चाहिए। फ्रीज मैंडेटरी है ताकि पता चले कि आप इस कॉलेज में एडमिशन लिए हो। ये किसके लिए? जिन लोगों ने कैप के थ्रू एडमिशन लिया है वही स्टूडेंट। और ARC का स्टैंप होना चाहिए और ब्लू कलर का होना चाहिए क्योंकि ओरिजिनल चाहिए, ठीक है। और ओरिजिनल एक्चुअली तो प्रिंट आउट होता है, खाली स्टैम्प आपको ब्लू कलर का दिखेगा तो ओरिजिनल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉलेज का नाम हो, ब्रांच का नाम हो और आपका नाम और एप्लीकेशन ID और फ्रीज कंफर्म, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये आपको ये फॉर्म अपलोड कर लेना है। कुछ लोगों के केस में ऐसा फॉर्म दिखाई देता है, तो इस तरीके से ये कैप का फॉर्म अपलोड करना है। मैं रीज़न इसकी स्पेसिफाई इसलिए क्यों कर रहा हूँ, ये क्या होता है ना कि कैप के राउंड में ना आपको 3-4 ऐसे फॉर्म मिलते हैं जिसमें फ्रीज और कंफर्म तो नहीं लिखा होता, लास्ट केस में ही लिखा होता है। तो आखिरी में जो आपको मिलता है ना कैप ARC सेंटर से, वो फ्रीज कंफर्म लिखा हुआ वो आखिरी में मिलता है, तो वही आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो उसको आपको यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल पे क्लिक करके वो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अब दूसरा एक केस और है, जो स्टूडेंट एडमिशन इंस्टीट्यूट लेवल पे लिए हैं या मैनेजमेंट कोटा पे लिए हैं, तो उनके लिए कैप सर्टिफिकेट का अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आता है। तो क्योंकि आप लोग को कैप के थ्रू हुआ ही नहीं, आपका इंस्टीट्यूट लेवल पे हुआ है, तो बस इंस्टीट्यूट ले लीजिए या मैनेजमेंट कोटा ले लीजिए, तो आगे का फॉर्म आप भर सकते हो। तो अपलोडिंग ऑप्शन नहीं आता आपको, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मतलब ये ऑप्शन ही नहीं आएगा। मैं कैप वालों के एग्जांपल के थ्रू आगे बढ़ रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में सपोज आपने कैप के लिए थ्रू लिया था, अब आपने फर्स्ट ईयर सेलेक्ट किया, देखो यहाँ पे परसुइंग है, दिख रहा है, परसुइंग है फर्स्ट ईयर। तो आपको यहाँ पे एडमिशन डेट, फीस, ये सब बोला है। मैं देखो चेंज करता हूँ, कंप्लीटेड कर दिया। अभी देखो थोड़ा बदल गया इधर पे, देखो परसुइंग में यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, देखो कंप्लीटेड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, देखो दिख रहा है। तो फर्स्ट टाइम अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो इतना ही डिटेल भरना रहता है, ठीक है। मतलब फर्स्ट टाइम आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको इतना सी डिटेल भरना है। अभी सिंस आप सेकेंड ईयर में हो या रिन्यूअल का फॉर्म भर रहे हो, तो जो भी पिछले साल का डेटा है वो तो परसुइंग नहीं रहेगा, कंप्लीटेड रहेगा। तो आप फर्स्ट ईयर के एग्जाम्पल के हिसाब से आप इसको कंप्लीटेड कर लोगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एडमिशन ईयर सेलेक्ट करना है। मतलब पिछले साल कौन से ईयर में थे आप, फर्स्ट ईयर में 2019 में, तो आपने 2019 सेलेक्ट कर लेना है। 2019 सेलेक्ट के लिए परसेंटेज डाले। अब यहाँ परसेंटेज का भी एक मसला आता है, बच्चे पूछते हैं कि सर परसेंटेज क्या डालना है। दो सेमेस्टर के सर्टिफिकेट है, फर्स्ट ईयर में आपको सेम 1 का सर्टिफिकेट मिला था, सेम 2 का सर्टिफिकेट मिला था, बराबर 2 मार्कशीट मिली थी ना। तो आप क्या करेंगे, दोनों मार्कशीट में आपको कितना स्कोर मिला उसको ऐड कर लेंगे, दोनों मार्कशीट में किस में से स्कोर मिला। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेमेस्टर का 700 मार्क्स का पेपर था जिसमें से आपको 500 मिला, और सेकेंड सेमेस्टर भी 700 मार्क्स का था, आपको 500 मिला। तो 700 ऐड होकर 1400 हो जाएंगे, और ऊपर में जितो स्कोर आपने जो किया है 500 वो ऐड हो जाएंगे। तो मतलब 1000 आपको 1400 में से 1000 मार्क्स मिला, तो उसके हिसाब से जो परसेंटेज आता है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। वो खुद ही आपको कैलकुलेट करना होगा। अगर आपको सपोज पास तो हुए मगर KT के साथ हो गए, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, इसको क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे लिख कर आएगा पास या पास विद 80 KT। तो दोनों सिनेरियो में परसेंटेज डालना ज़रूरी है। पास विद 80 KT भी रहा तो आप परसेंटेज बना के कैलकुलेट करके डालोगे, दोनों सेम का मिलाकर। उसको बोलते हैं एग्रीगेट परसेंटेज। क्या बोलते हैं उसको? एग्रीगेट परसेंटेज। तो ये मेरा एग्रीगेट परसेंटेज बन जाता है, और ये तो आप छेड़ नहीं सकते क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स ऊपर से डेटा लिया हुआ है। और यहाँ पे आपको जनरल लेना है, जो कास्ट से आप बिलोंग करते हो वो सेलेक्ट करना है। यूजुअली आप अगर माइनॉरिटी से हो तो ज़्यादातर जनरली होता है या ओपन रहता है। हाँ, अब यहाँ पे जो रिजल्ट आप अपलोड करोगे, तो सिंस आप एक ही फाइल अपलोड कर सकते हो, तो आप क्या करेंगे, सेम 1 और सेम 2 का दोनों को साथ बाजू बाजू में फ़ोटो रखो, और जो भी मोबाइल ऐप आते हैं ना आजकल, जो कैम स्कैनर है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस का है जो कैम स्कैनर के साथ चलता है, कैम स्कैनर तो बैन हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस से आप फोटो खींचो, दोनों सेमेस्टर के रिजल्ट को बाजू बाजू रखेंगे और एक साथ फोटो, एक ही सिंगल फोटो खींचेंगे। वो सिंगल फोटो की साइज़ 256 KB से कम होनी चाहिए, और इसको क्लिक करके अपलोड कर लेंगे। और अगर सपोज आपका पिछले साल आप 2019 नहीं, समझो 2018 में फर्स्ट ईयर में थे, 2018 में फर्स्ट ईयर में थे, तो ये ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा।
और आपको गैप सर्टिफिकेट अपलोड करने बोलेगा। और 2018 में जब आप फर्स्ट ईयर किए हो, मतलब 2019 में आप घर में बैठे थे, मतलब ड्रॉप लगा था, 2020 में अभी आप आने वाले हो सेकेंड ईयर करने के लिए, और ये 2020 के बच्चे ही फॉर्म भर रहे होंगे 20-21 के। तो उस सिनेरियो में आपको करना क्या होगा कि गैप सर्टिफिकेट आपका एफिडेविट बनाना होगा नज़दीकी एडवोकेट के पास से जाकर, तो वहाँ से बनाकर नोटरी करा हुआ उसको फिर अपलोड करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर रेगुलर सेलेक्ट करना है, डिस्टेंस के लिए स्कॉलरशिप नहीं है तो रेगुलर सेलेक्ट करेंगे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करते हो तो ये आपका इंफॉर्मेशन आ जाता है, दिख रहा है। फर्स्ट ईयर पहले क्या लिखा था, इधर पे परसुइंग लिखा था, याद आ रहा है, परसुइंग था, NA था। हम लोग ने अभी ना मार्कशीट अपलोड किए, इस वजह से पास आ रहा है, और मैंने कंप्लीटेड ले लिया। तो आप पिछला वाला दिखा देता हूँ मैं आपको। पिछला वाला कैसा था, पिछला वाला कैसा था आपका, यहाँ पे आपने जब डिलीट किया तो नो डेटा था, उससे पहले आपका ऐसा था फर्स्ट ईयर, बराबर आ रहा है क्या, ऐसा था। तो हम लोग ने अभी वो परसुइंग को हटा के कंप्लीटेड कर दिया है, हो गया। अब ये था, आप अभी सेकेंड ईयर में थे, मैं जैसा अज्यूम किया हूँ, तो फर्स्ट ईयर का डेटा आपने भर दिया है। अब अभी आपको सेकेंड ईयर का डेटा भरना है। तो सेकेंड ईयर के डेटा भरने के लिए ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये वाला, इसको छेड़ना नहीं है। आप ईयर ऑफ स्टडी के नीचे के हिस्से को आपको करना होगा। तो अभी देखो ये पूरा ये जैसा का वैसा ही रहने वाला है। अब ईयर ऑफ स्टडी जो है आप अभी सेलेक्ट करोगे सेकेंड ईयर, ठीक है। यहाँ पे अभी आप सेकेंड ईयर परसुइंग है, मैंने अज्यूम क्या किया हूँ कि आप अभी सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, ठीक, करंट ईयर में। तो कंप्लीटेड नहीं लोगे, कंप्लीटेड लोगे तो फिर आपको सेकेंड ईयर का रिजल्ट लगेगा। तो आप क्या करोगे, सेकेंड ईयर परसुइंग सेलेक्ट करोगे, और फिर उसके बाद जैसे आपने परसुइंग सेलेक्ट किया, देखो चेंजेस हो गया, दिख रहा है, पहले कुछ और था, अभी यहाँ पे कुछ और आ गया है, परसुइंग से बदल गया। अभी आपको सेकेंड ईयर का फीस आपने भरोगे, तो सेकेंड ईयर की फी रिसीट में जो डेट लिखा है, जो लेटेस्ट फीस रिसीट है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा आपने भरा है, उसका डेट लिख दो, और उसमें जितना पैसा लिखे भरे हो वो पैसा डाल दो। फॉर एग्जांपल आपकी कॉलेज की फ़ीस 50,000 है, तो आपने 50,000 पूरा भर दिया है, 50,000 डाल दो। मैं जो भी अमाउंट भरे हो आपने वो डालो फिगर, और वो फीस रिसिप्ट को अपलोड कर दो, ठीक है। अगेन फी रिसिप्ट का साइज़ 256 से कम होना चाहिए फाइल साइज़, और उसके बाद बाकी सब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगेन रेगुलर ही लेना है, सेव कर लेना है, तो आपका सेकेंड ईयर का इंफॉर्मेशन भर जाएगा, ठीक है। तो देखो सेकेंड ईयर का, अभी देखो मेरे को एक एरर आ गया इधर पे, क्या हो गया है, मैं जब फी रिसीव अपलोड कर रहा था ना, तो फाइल नेम में गड़बड़ हो गई थी। क्या होता है ना, आप लोग कभी व्हाट्सएप से फाइल मंगाते हो, तो व्हाट्सएप से वो फाइल का नाम है ना ऐसा बन गया था, व्हाट्सएप _2020_12वां महीना _20 तारीख, ऐसा कुछ भी, ऐसा स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। तो क्या करने का, जो भी फाइल आप अपलोड करते हो तो उसमें अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या करिए, आप उसको रीनेम कर ले, रीनेम करके एक सेंसिबल नेम दे और छोटा सा नाम दे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखो नाम में उधर रिजल्ट कर दिया, उसको रिजल्ट करके डाल दिया फीस, फिर इसे अपलोड करा तो मैंने फीस डाल दिया, रिजल्ट वाले केस में मैंने रिजल्ट डाल दिया। तो मैंने इस केस में देखो आपको सेकेंड ईयर परसुइंग डाला, डेट फी रिसिप्ट में जो थी वो डाला, 25,000 लिख दिया, और जो फी रिसिप्ट में मेंशन थी, और fees.jpg थी। ये इंपॉर्टेंट ये है कि फी रिसिप्ट जो अपलोड करोगे और जितना उसमें अमाउंट मेंशन है वो मैच होना चाहिए, ठीक है। और fees.jpg कर दिया, मेरे को एरर आ रहा था ना, तो वो हो गया, रेगुलर ले लिए। अब जैसे ही मैं सेव बटन पे क्लिक करता हूँ, देखो करंट कोर्स डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक कर लो, ओके पे क्लिक कर लिए। अभी क्या होगा, सीधा वो मेरे को एक्चुअली पास क्वालिफिकेशन पे लेके गया, ठीक है। मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ पास क्वालिफिकेशन पे लेके गया। क्या हो गया है कि करंट कोर्स मेरा परसुइंग है ना, परसुइंग है, इस वजह से वो पास क्वालिफिकेशन लेके गया है, ऑटोमेटिक चला जाता है, वो आपको करना नहीं रहता है। तो आपको फिर से करंट कोर्स पे आना है चेक करने के लिए कि भाई मैंने सब कुछ सही किया है कि नहीं। तो देखो करंट कोर्स पे देखो फर्स्ट ईयर का डिटेल कंप्लीटेड आ रहा है, सेकेंड ईयर का डिटेल आपको परसुइंग आ रहा है, और ये खाली हो गया, दिख रहा है, खाली हो गया। अब अगर आप इन केस थर्ड ईयर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलती कर दिया है ना, मिस्टेक हो गई आपसे, तो आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, फिर से आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हो। वापस से यहाँ पे ईयर ऑफ स्टडी सेकेंड ईयर ले लो, आगे का फॉर्म कंटिन्यू करो। और अगर आप फॉर एग्जांपल आप अभी थर्ड ईयर में हो, हाँ, सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुका रहेगा, थर्ड ईयर परसुइंग रहेगा, तो आपके केस में देखो सेकेंड ईयर कंप्लीटेड, थर्ड ईयर परसुइंग, दिख रहा है, सेम इधर से ही भरना है वो। तो यहाँ पे आप थर्ड ईयर लोगे, यहाँ पे परसुइंग करोगे, उसी हिसाब से जो चेंजेस आएंगे वो इन्फॉर्मेशन भरोगे, जब भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, और फिर आगे बढ़ेंगे आप। ये हो गया, हम लोगों ने करंट कोर्स का इन्फॉर्मेशन भर दिए, काफ़ी आसान था।
अभी पास क्वालिफिकेशन में कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हो तो सिर्फ 10वीं का डिटेल रहेगा, जो आपको छेड़ना नहीं है, पहले से भरे होगे पिछले साल आपने। अगर आप डिग्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हो या DSY वाले स्टूडेंट हो तो आपका 10th एंड 12th का इन्फॉर्मेशन पहले से इधर पे मौजूद होगा, तो उसको कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। फिर हॉस्टल डिटेल में भी आप डे स्कॉलर हो, डेली कॉलेज आते जाते हो, तो भी कोई चेंज नहीं करना है। अगर आप हॉस्टल में एडमिशन लिए हो तो फिर हॉस्टलर सेलेक्ट करके जो भी इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा वो आपको एडिट बटन पे क्लिक करके डिटेल भर देना होगा, ठीक है। अब देखो ये सारा चीज़ हम कहाँ कर रहे थे, ये पूरा चीज़ ये प्रोफाइल में कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? प्रोफाइल में कर। अब इसके बाद क्या स्टेज आएगा? ऑल स्कीम। अभी आएंगे हम लोग ऑल स्कीम में। ऑल स्कीम में क्या करना होता है, देखो फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है वो प्रोफाइल में सबके लिए सेम है, चाहे कोई भी स्कीम से बिलोंग करता है, चाहे माइनॉरिटी वाला हो, EBC वाला हो, OBC वाला हो, SC SC NT वाला हो, कोई भी स्कीम का बिलोंग करता हो तो उसके लिए प्रोफाइल में सब कुछ सेम रहता है, खाली बराबर से फॉर्म भरना और डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहता है। ऑल स्कीम में आपको एज पर द स्कीम जाना होता है। तो ऑल स्कीम में आप क्या करेंगे, देखो इस पर क्लिक किया मैंने तो माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे अगर आप माइनॉरिटी स्कॉलरशिप भर रहे हो तो। अगर आप EBC भर रहे हो तो डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पे क्लिक करोगे। आप OBC SC SC NT वाला भर रहे हो तो ये वाला सेलेक्ट करोगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप समझो मैंने माइनॉरिटी का एग्जांपल लिया हो तो यहाँ पे माइनॉरिटी ये स्कीम है, स्कॉलरशिप फॉर डिपार्टमेंट स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी परस्यूइंग हायर एंड प्रोफेशनल कोर्स DTE। ये इंपॉर्टेंट है, DTE ज़रूर होना चाहिए। तो जैसे इसको क्लिक करेंगे इसके एसोसिएटेड में जो जो स्कीम है वो आ जाएगी। अब एक ही स्कीम है तो वो आ गई, ठीक है। देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे कुछ और है पहले, अभी ये कुछ चेंज हो गया, ये स्कीम आ गई और बता रहा है कि उसकी लास्ट डेट क्या है। देखो मैंने अभी ये दिसंबर में 2020 दिसंबर में फॉर्म वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे 31 जनवरी 2021 का डेट बता रहा है, और माना स्कॉलरशिप की डेट है ना बदलती रहती है। तो आपको अगर जानना है कि भाई स्कॉलरशिप की डेट एक्सटेंड हुई है क्या नहीं हुई है तो आप लॉगिन करो, ऑल स्कीम में आओ और ये दोनों सेलेक्ट करके चेक कर लो डेट बढ़ी है क्या, यहाँ से डेट पता चल जाती है। या इवन यहाँ पे होम पेज पे ही बताते हो लोग कि कैसा को लास्ट डेट क्या एक्सटेंड हुई है नहीं हुई है, ठीक है। अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। अभी अप्लाई बटन पे क्लिक करने पे क्या हो जाएगा कि आप इस डिपार्टमेंट से इस स्कीम के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, सर मेरा डिपार्टमेंट है ना मैकेनिकल है क्योंकि मैं मैकेनिकल में पढ़ रहा हूँ। नहीं रे भाई, आप यहाँ गवर्नमेंट सरकार के स्कॉलरशिप में कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में आ रहे हो वो आपको जानना है, ठीक है। तो आपका डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र सरकार की कौन सा डिपार्टमेंट आपको पैसा दे रहा है स्कॉलरशिप और कौन से स्कीम के तहत दे रहा है ये आपको मालूम होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कुछ प्रॉब्लम में आगे फंसते हो तो आपको ग्रेवेंसेस डालना होता है। ग्रेवेंसेस में आपको ये डिपार्टमेंट और स्कीम का नाम मालूम होना ज़रूरी है, ठीक है। अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई बटन में क्लिक करने के बाद आपको ना ऐसा एक फॉर्म खुलेगा। इज़ दिस अ रिन्यूअल एप्लीकेशन पूछ रहा है। हाँ, आप अभी ये पिछले साल स्कॉलरशिप फॉर्म भरे थे, ठीक है। आप पिछले साल स्कॉलरशिप फॉर्म भरे हैं तो आपके केस में ना बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पैसे अभी तक आए नहीं, या आ चुके हैं या आने वाले हैं, बराबर। तो आपको अगर पिछले साल का स्कॉलरशिप का वाउचर आया है तो मतलब पैसे आने वाले हैं, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। अगर आप प्रोसेस किए ही नहीं हो, पिछले साल का फॉर्म का प्रोसेस कुछ किए ही नहीं हो तो आगे बढ़ नहीं सकते। तो अगर आप रिन्यूअल स्टूडेंट के लिए ऑब्वियसली यस करना पड़ेगा, न्यू स्टूडेंट के लिए नो रहता है। तो आप जैसे यस करोगे तो आपका एप्लीकेशन आईडी पूछेगा। आप ये एप्लीकेशन आईडी ऑफ प्रीवियस ईयर क्या है भूल गए है ना, मैं बताता हूँ क्या है। याद है पिछले बार आप पिछले साल माई अप्लाइड स्कीम में क्लिक करते थे तो आता था, तो इस बार माई अप्लाइड स्कीम में इस साल का आएगा। पिछले साल के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा माई अप्लाइड स्कीम हिस्ट्री पे। तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ना ईयर पूछेगा, कौन से ईयर का आपको चेक करना है। तो यहाँ पे 18 19 19 20 ऐसा पूछेगा। तो 19 20 का पिछले साल का 19 20 एकेडमिक था, तो आप 19 20 पे क्लिक करो, सर्च दबाओ और अप्रूव्ड में आओ तो पिछले साल का एप्लीकेशन आईडी आपको ये मिल जाएगा। तो यही आपको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। देखो पिछले साल इस ये वाले केस में इसको पूरे पैसे आ गए हैं, इसलिए लिखा है फंड ट्रांसफ़र ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट। तो आप ये एप्लीकेशन आईडी यहाँ से कॉपी करेंगे, फिर वापस से कहाँ जाएंगे, ऑल स्कीम में जाएंगे, यस पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन आईडी नंबर आप वो उठाकर पेस्ट कर देंगे। और डू यू अवेल एनी स्कॉलरशिप स्टाइपेंड, क्या आपको कोई दूसरी स्कॉलरशिप मिल रही है गवर्नमेंट से? ऑब्वियसली नहीं मिल रही होगी तो नो करना है, और आप एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते महाराष्ट्र सरकार के इसमें, ठीक है।
किसी में भी आप गवर्नमेंट से एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर सकते, तो नो ही लेना है। सेल्फ डिक्लेरेशन और माइनॉरिटी का प्रूफ लगाना है, तो इसके लिए आप चूज़ बटन पे क्लिक करोगे तो क्या अपलोड करोगे, याद है क्या अपलोड करोगे? मैंने इससे पहले बताया था ना, डिक्लेरेशन फॉर्म, ये वाला ये अपलोड करना है, ठीक है। याद रहे 10 रुपये वाला स्टैम्प पेपर, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर बोला गया है, यही ये लगा हुआ होना चाहिए, और उसके ऊपर जिससे भी आप ले रहे हो उसका स्टैम्प और डेट लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो रहता है ना, ये सेशन कोड, सिविल कोड से मिल जाएगा। तो ये आपको नो पे क्लिक करना है, तो सेव बटन पे क्लिक करोगे। जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करोगे, अभी हम लोग ऑल स्कीम से हटकर नीचे आ जाएंगे। देखो, जैसे सेव बटन पे क्लिक किया, आपका इस साल का एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो गया है, आपका नाम लिख के आ गया है, आपको एक एसएमएस भी आया होगा मोबाइल पे। ओके क्लिक करना है। जैसे ओके क्लिक करेंगे, देखो माई अप्लाइड स्कीम में आ गए। याद है अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि ये चीज़ जब आप क्लिक किए थे पहले, तो ये खाली था क्योंकि इस साल का डेटा नहीं था ना उधर पे, इसके लिए। अभी आपका जैसे आपने सेव बटन पे क्लिक किए, अब स्कीम के लिए अप्लाई हो गया, ओके बटन दबा दिए, तो आपको एसएमएस आया होगा, और साथ ही साथ माई अप्लाइड स्कीम में जाओगे तो ऐसा लिख कर आएगा। अभी आपका जो फॉर्म है वो अंडर स्क्रूटिनी प्रोसेस पे, मतलब आपने फॉर्म भर दिया, अभी कॉलेज के पास गया है फॉर्म, और कॉलेज में वो लोग चेक करने वाले, वेरीफाई करने वाले कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो और आपने जो जो डॉक्यूमेंट डाले हो कि वो सब सही है या नहीं। तो वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मगर उससे पहले आप ये व्यू में जाइए। कहाँ पे जाएंगे? व्यू में जाकर क्लिक कीजिए। पहले आप खुद भी वेरीफाई कीजिए कि आपने जो इन्फॉर्मेशन भरा है वो सही है क्या नहीं। आपका फ़ोटो आया रहेगा, स्क्रॉल करेंगे, बहुत सारा लंबा पेज है ये, स्क्रॉल कीजिए, प्रिंट में क्लिक कीजिए। प्रिंट में क्लिक करेंगे तो अगर आपका प्रिंटर कनेक्टेड है तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए। आपके कॉलेज ने अगर प्रिंट आउट मंगाया है तो प्रिंट आउट सबमिट कीजिए, नहीं मंगाया है तो कम से कम PDF आपके पास रखिए, ठीक है। जैसे मैं प्रिंट में क्लिक करता हूँ, तो मैंने अभी जो लिया हूँ प्रिंट आउट, मेरे इसमें प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, तो अगर प्रिंटर कनेक्टेड होता तो यहाँ प्रिंट बटन होता, मैं जैसे दबाता प्रिंट आउट निकल जाता। अब प्रिंटर अगर कनेक्टेड नहीं है आपके केस में, तो आप एक PDF बना लीजिए, है ना, उसका PDF बनाकर आप अपने पास सेव रखिए, ठीक है। क्यों, हो सकता है फ्यूचर में काम आए, आपने कुछ गड़बड़ किया हो, अगले साल आपको एप्लीकेशन आईडी याद नहीं आ रहा हो, कुछ ना कुछ के लिए PDF लगने वाला है, तो उसके लिए PDF भी, सॉफ्ट कॉपी भी सेव करके रखिए, आपके जीमेल के अंदर गूगल ड्राइव में सेव करके रखिए, ठीक है। और साथ ही साथ इस पर क्लिक करके ना आप आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कीजिए। तो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके, देखो आपने रिन्यूअल का फॉर्म भरा है ना, तो रिन्यूअल फॉर्म में आपको डोमिसाइल तो पूछा नहीं था, SSC भी पूछा नहीं था, है ना, तो वो सब चीज़ें आपको पूछेगा नहीं, मगर वो सारे डॉक्यूमेंट प्रिजर्व रहते हैं, तो वो सब आप वेरीफाई करके देख सकते हो गया। अब क्या होगा आगे, जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है, आपका स्क्रूटिनी के लिए चला गया, चेक करने के लिए कॉलेज को गया है, कॉलेज ने क्या जवाब दिया, गवर्नमेंट ने क्या जवाब दिया, इसको आपको चेक करना है। तो आप क्या करोगे, इसको क्लिक करोगे। ये बहुत ज़रूरी है, हर महीने चेक करना होता है, हर महीने आपको चेक करना है, महीने में 2 बार तो करना ज़रूरी है। नहीं हो रहा है तो सब्र करो, इंतज़ार करो, फिर कॉलेज के पीछे पड़ो मत, ठीक है। इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, आप अकेले नहीं हो। इसमें क्लिक करो, फिर अभी देखो पहली बार में आपको ऐसा ही लिख कर आएगा क्योंकि ब्लैंक है। उसके बाद हो आपने फॉर्म भर दिया, कॉलेज क्लर्क को चला गया। अब ये ना आपके इंस्टीट्यूट पे ना ये 2 लेवल पे वेरिफिकेशन होती है। जब इन लोग दोनों ने हाँ कर दिया तो गवर्नमेंट के पास भी 2 लेवल पे वेरिफिकेशन होती है, फिर वाउचर बनता आता है, जैसे पिछले साल आपको वाउचर बन के आया था, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल कॉलेज क्लर्क ने चेकिंग किया और उसने मालूम पड़ा इतनी सारी गलती निकली है, तो उसने सेंड टू एप्लीकेंट कर दिया, मतलब आपको पीछे वापस भेज दिया। पीछे भेजने पर क्या होता है मालूम है, आपका माई अप्लाइड स्कीम पे जाना है और एक कैंसिल के नीचे एक हरा सा बटन आता है रीअप्लाई नाम का, ठीक है। उसको दबाना नहीं अभी, पहले तो चेक कर लो कि क्लर्क ने क्या मिस्टेक लिख के भेजा, उसको पढ़ो, ठीक है। पढ़ लिया आपने, अब आप क्या करोगे, प्रोफाइल पे जाओगे, प्रोफाइल में जाके जो मिस्टेक थी उसको करेक्शन करोगे, क्योंकि पूरा फॉर्म आपने प्रोफाइल पे भरा था बराबर। और फिर जाके रीअप्लाई पे बटन दबाओगे। जब रीअप्लाई पे बटन दबाओगे ना, फिर से आपको ऐसा आएगा, पूछेगा क्या वाला, ये आएगा। रीअप्लाई बटन दबाने के बाद फिर से ऐसे ही खुलेगा, फिर से यस डालना है, बटन ये भरना है, फिर आपको फिर से सेल्फ डिक्लेरेशन फिर से अपलोड करना होगा, फिर सेव बटन पे क्लिक करना होगा, फिर से अप्लाई हो जाएगा, फिर ओके बटन दबाना है, फिर वो रीअप्लाई बटन हट जाता है, फिर से सरकार को पहुंच गया। देखो फिर से गवर्नमेंट, फिर से कॉलेज को पहुंच गया। अब ये लड़के को फिर से मालूम पड़ा है कि इस ये वाले केस में इसने फिर से एक गलती किया। क्या किया
कैप आईडी इसने अपलोड नहीं किया। अब हो सकता है कैप से एडमिशन लिया होगा उसने और अप्लाई नहीं किया। देखो 20 तारीख 7 दिन के बाद 27 तारीख को कॉलेज क्लर्क ने फिर से चेक किया, ये मिस्टेक निकली। अब क्या होगा, इधर पे रीअप्लाई बटन फिर आया होगा उसको, ये आता रहता है। लास्ट डेट जब तक है तब तक आप ये कर सकते हो। रीअप्लाई बटन आया, इसका मतलब फिर से आप इस पर क्लिक करो, वो जो मिस्टेक था वो मिस्टेक को पढ़ो, प्रोफाइल पे जाओ और जहाँ पे भी आपका चेंजेस है, कहाँ पे रहेगा, जैसे मैं बता देता हूँ पहले। हाँ, इसमें से जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपने गलती की हो, फॉर एग्जांपल आपका इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार वाले में मिस्टेक है तो यहाँ से चेंज करो। और अगर आपका करंट कोर्स में मार्कशीट आपने गलत डाले हो या मार्कशीट रीडेबल नहीं है तो वो आप यहाँ चेंज कर सकते हो। और अगर हो सकता है आपका फी रिसिप्ट सही से नहीं डाले हो, रीडेबल नहीं है, तो वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया, आपने करेक्शन कर लिया। फिर वो रीअप्लाई बटन था ना उधर पे, कहाँ गया वो, हाँ इधर रीअप्लाई बटन था, उस हरे बटन को दबा देना है। दबाने के बाद क्या होगा, फिर से ऐसा आएगा। ठीक है, अभी जैसे बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, फिर से आएगा, फिर से भरो, फिर से सेव कर लो। अब देखो उस केस में बताता हूँ, ये हुआ है इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे 2 बार दिख रहा है ना अपने को, देखो 2 बार आया, सेंड टू एप्लीकेंट 2 बार आया, इसने मैंने 2 बार बताया। अब इसने सब कुछ चेंज कर दिया, 27 तारीख को होता, 28 तारीख को चेंज करके भेज दिया। अभी क्लर्क ने देखा कि भाई इसने सब कुछ सही कर दिया, अब इसने अप्रूवल के लिए आगे भेज दिया। अब किसको गया, प्रिंसिपल को, दिख रहा है, क्लर्क से डेस्क टू ऑफिसर को गया, एक्सेप्ट हो गया डेस्क टू ऑफिसर को। अब यहाँ से जॉइंट डायरेक्टर को जाएगा जो गवर्नमेंट में बैठा है। ठीक है, फिर वहाँ से डायरेक्टर को जाएगा, देखो इधर पे जॉइंट डायरेक्टर को गया, तारीख के साथ लिख कर आता है, फिर डायरेक्टर। अब देखो ना, आपके केस में आपने क्या गलती किए हो वो लेटेस्ट डेट से ही पता चलेगा। इसलिए अभी सिनेरियो में सबसे आखिरी में डेट यहाँ लिखा है, तो इसके सामने रिमार्क क्या है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पुराना रिमार्क देखकर पैनिक नहीं होना, लेटेस्ट डेट पे क्या रिमार्क है उसको देखने का और उसका सोल्यूशन निकालने का कोशिश करने का। ठीक है, तो जॉइंट डिपार्टमेंट डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया, तो इसका मतलब अभी आपका अंडर स्क्रूटिनी में पहले था वो अप्रूव्ड एप्लीकेशन में आ गया। ठीक है, आपको यहाँ पे भी कुछ चेंजेस आएंगे, यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे, उसके लिए इंतज़ार करने का हो, ये तुरंत वाउचर नहीं आता है, कुछ दिन गुजरते हैं, फिर कुछ लम्हे गुजरते हैं, यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे, फिर चेक रिडीम स्टेटस पे क्लिक करेंगे। जब चेक रिडीम स्टेटस आएगा, इससे पहले भी 3-4 चीज़ें आती है, टेंटेटिव बेनिफिट लिख कर आता है। चेक रिडीम स्टेटस जैसे लिख कर आया, आपको ये वाउचर आएगा। वाउचर आया, अगर आप माइनॉरिटी वाले बच्चे हैं तो 0 अमाउंट रहेगा, तो आप अवेटिंग अप्रूवल देखकर पैनिक नहीं होना, इंतज़ार, तो इसको कोई अप्रूवल लगता नहीं है। हाँ, अगर आप EBC OBC वाले बच्चे हैं तो आपके केस में कुछ तो अमाउंट लिखा होगा, तब अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आप माइनॉरिटी वाले हैं या दूसरे स्कीम में हैं जहाँ पे आपको 12,500 2 इंस्टॉलमेंट में आने वाला है, तो ये अवेटिंग अप्रूवल कुछ दिन के बाद, ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का जैसे होगा कुछ दिन के बाद रिडीम बटन आएगा। कुछ बच्चों को रिडीम बटन नहीं आते, पिछले साल हुआ है, कुछ बच्चों को रिडीम बटन नहीं आए, तो पैनिक नहीं होना है। ठीक है, रिडीम बटन इज़ नो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आया है तो बटन दबा दो, नहीं आया तो डजंट केयर। क्या आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, फंड डिसबर्समेंट इन प्रोसेस। अगर आपका फंड डिसबर्समेंट इन प्रोसेस लिख कर आया है, इसका मीनिंग ये है कि अभी आपको पैसे आने वाले हैं। कब आएंगे, कब तक आएंगे, कितने दिन में आएंगे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। ठीक है, तो इसीलिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले आपके साइड से आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से, आपके आधार कार्ड से लिंक हो, या आप आधार कार्ड की वेबसाइट पे चेक करो, इसके ऊपर एक वीडियो अवेलेबल है मेरे प्लेलिस्ट में, आप ज़रूर देखिएगा। दूसरा है पॉइंट, गवर्नमेंट ने आपको पैसे भेजे होने चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने आपके पैसे भेजे तो ऑब्वियसली जो आधार कार्ड से लिंक है उसी अकाउंट में आपको पैसा आएगा। ठीक है, जैसे पहले इंस्टॉलमेंट का पैसा आता है तो फिर सेकंड का शुरू हो जाता है प्रोसेस। ठीक है, फिर फंड पैसे जैसे आ गए तो आपके अकाउंट में इसमें इधर पे लिखा आता है फंड डिसबर्स्ड, तो आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, तो आप यहाँ फंड डिसबर्स टैब पे जाइए। देखो आपको याद है, हम लोग पहले अंडर स्क्रूटिनी में थे, फिर अप्रूव्ड एप्लीकेशन में आए, फिर अभी फंड डिसबर्स में। रिजेक्ट में नहीं जाना चाहिए ना, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। फंड डिसबर्स में गए, यहाँ पे क्लिक करो, कौन से अकाउंट में पैसा है आपको पता चल जाएगा। देखो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इस अकाउंट नंबर पे इस तारीख को दोनों अकाउंट पैसे आ गए। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है। रिन्यूअल वाले केस में काफ़ी आसान है, बार बार नहीं करना पड़ता है। तो जो स्टूडेंट इस साल रिन्यूअल के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो जो अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया हूँ उसको फॉलो कीजिए और वैसे ही पूरा फॉर्म भरिए।
अगर आपको कोई और सवाल है, कुछ पूछना है, तो कमेंट में ज़रूर मुझे क्वेश्चन कीजिए। जब भी मैं लाइव रहूँगा तो मैं आपको सवाल का जवाब ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।